हेलो। हाँ जी सर। खंडेलवाल सर सुन रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग रतन जी, मैं ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, कैसे सर स्टार्ट करें? आई थिंक सो नाउ इट इज 11 o'clock। अभी 2-3 minutes आर लेफ्ट देयर। हाँ, बस 2-3 मिनट्स में कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Let us start now. खंडेलवाल सर, इज इट ऑडिएबल? हाँ जी, ऑडिबल है। अच्छा, मैं भी ऑडिबल लेट हूँ अस स्टार्ट नाउ। हाँ जी, हाँ जी, ऑडियो और स्क्रीन वगैरह भी दिख रहे हैं। पीपीटी नजर आ रही है? जी सर जी। आपका स्क्रीन भी स्क्रीन नजर आ रहा है ना? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो शुभम यू कैन स्टार्ट प्लीज। आई वेलकम स्पीकर फॉर द डे राजीव खंडेलवाल जी और जयप्रकाश जी, अपने कन्वीनर द्वारका सीपी स्टडी सर्कल और मेंबर्स ऑफ द्वारका सीपी स्टडी सर्कल एज वेल अदर्स। क्योंकि तो लाइव और वेबिनार है तो यहाँ तो कोई भी ऑल इंडिया लेवल से क्या ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो इसमें डिस्टिंक्शन करना तो बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं एक बार फिर से सभी द्वारका स्टडी सर्कल्स के मेंबर्स, वेबटेल की टीम, हमारे कन्वीनर जयप्रकाश जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं वेबटेल की टीम का, जिन्होंने द्वारका स्टडी सर्कल के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया। क्योंकि स्टैट्यूटरी डेट्स, इतनी डेट्स थी जो हमें कंप्लाई करनी थी अभी, और वो डेट एक्सटेंड हो गई। उनका क्या क्या इम्पैक्ट है, डिटेल से क्या क्या एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि बहुत चीजें तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी डेट एक्सटेंड हो गई और क्या थी वो कब हो गई। तो सभी मेंबर्स की एक नॉलेज का रिफ्रेश हो जाएंगी। और आजकल क्योंकि वेबिनार की तो एक बाढ़ सी आई हुई है, हर कोई वेबिनार कर ही रहा है, और ये मैं आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी भी हो रही है कि ये वेबिनार का हमने जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो एनआईआरसी ने एक लीड ली और हमने वेबिनार सबसे पहले स्टार्ट किए। और आज हमारे पूरे रीजन में आईसीआईसी लेके और ब्रांचेस लेके सर्कल्स भी, वेबटेल भी एक अच्छे वेबिनार्स मेंबर्स के लिए कर रहे हैं कि मेंबर्स घर में बैठे हुए हैं तो उनका थोड़ा नॉलेज भी अपडेट हो जाए और टाइम जो आजकल हमारे पास समय ही समय है उसका सदुपयोग भी हो जाए। इसी के साथ मैं फिर से खंडेलवाल जी, जो आज के स्पीकर हैं, वेबटेल के डायरेक्टर भी हैं, और वेबटेल से तो आप सभी वाकिफ भी हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर, जो हमारे से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं हम मेंबर्स को एक इजी वर्किंग के लिए। अब मैं इनवाइट करता हूं जयप्रकाश जी को, कन्वीनर जो अपना थैंक यू रतन एड्रेस सिंह यादव जी, और कन्वीनर ऑफ द स्टडी सर्कल सी जयप्रकाश राम जी, and all the participants, thank you so much for joining. And as rightly said by रतन सिंह जी कि काफी इस टाइम हमारे पास टाइम है और हमें इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए। So that is why we are organizing all these kinds of events. एक मिनट थोड़ा यहाँ स्टेबल अनस्टेबल हो रहा है तो मैं इसमें वो लगा लेता हूँ। गिव मी 2 minutes। जी जी।
मेंबर्स जुड़ भी काफी तेजी से रहे ना, इसलिए भी थोड़ा सा। तब तक सर जयप्रकाश जी सर डेलिब्रेशन दे सकते हैं अपनी। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी, मैं जयप्रकाश जी, आप जब तक अपना एड्रेस कर दीजिए। जयप्रकाश जी। द्वारका स्टडी सर्कल की तरफ से मैं राजीव खंडेलवाल जी को सभी मेंबर्स के लिए आपका मोस्ट वेलकम करता हूं एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू राजीव जी। राजीव जी ने स्टडी सर्कल में एज ए विजिटिंग फैकल्टी तो काफी टाइम पे कई बार आए ही हैं, और आज ये बड़ी अच्छी बात है कि लॉकडाउन के होते हुए भी राजीव में हैं और हम सब लोग एक टेक्नोलॉजी का यूज इस बहाने सेमिनार भी कर रहे हैं, तो ना लेते हुए टाइम हो गया। राज्य में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जी आज का प्रोग्राम राजीव जी प्लीज स्टार्ट करिए अपना। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 स्क्रीन। मिनट। हाँ जी, स्टार्ट हाँ करो। जी, मैं करता रहूंगा जो भी नए मेंबर्स आएंगे बीच में। I think अराउंड 70 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं और हमारे पास हाँ जी, रजिस्ट्रेशंस थी स्टडी सर्कल मेंबर्स की, तो भी काफी लोग ज्वाइन करेंगे अगले 1-2 मिनट में। हाँ, 66 पार्टिसिपेंट्स हैं। ज्यादा हो गया। Very good morning to everybody. Let us begin the session. So Yeah, today's session, as service you are session. aware, I think I am audible and the screen is also visible. जी जी, इट इज विजिबल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट ने रिलीफ दी हैं और ड्यू टू कोविड-19 और जो डेट की एक्सटेंशंस हैं या एक्सटेंशन है भी या नहीं, ये भी समझने की जरूरत है। सो आई थिंक इट वाज रियली रिक्वायर्ड, और मैं खुद अपने पर्पस के लिए मैंने ये सब चीजें कंपाइल करी एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई थॉट कि सबके साथ शेयर करना चाहिए। दैट इज हम ये डिफरेंट इवेंट्स कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट इमीडिएटली। They have given some relief even for the insurance sector, and whereby what they have done, for health and motor insurance, if the renewal date is between 25th March and 14th April, डेट जा चुकी है वैसे तो ये वाली, तो अगर रिन्यूअल डेट आपकी इन डेट्स के बीच में थी तो उन्होंने आपको बताया कि प्रीमियम आप 21 अप्रैल तक दे सकते हैं। तो अभी भी आपके पास 3 दिन का टाइम है। अगर आपका मिस हो गया है तो आप प्रीमियम दे सकते हैं 21 अप्रैल तक, और इस केस में आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, या जो भी चीजें होती हैं पेनल्टी वगैरह अगर आपकी लैप्स हो जाती है तो वो सब चीजें नहीं होंगी। सो वी हैव स्टिल 2-3 days, प्लीज मेक यूज ऑफ दिस। एंड अदर देन दैट, हमारी जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई हैं या कुछ उन्होंने बढ़ाई हैं, उसके बारे में भी आई लाइक टू टेल यू। सो ESI का अगर हम बात करें, ESI का ड्यू डेट उन्होंने फरवरी और मार्च की एक्सटेंड की थी। तो जो आपकी ड्यू डेट फरवरी की 15th मार्च थी, दैट वाज एक्सटेंडेड टू 15th ऑफ अप्रैल, और जो मार्च की थी दैट वाज एक्सटेंडेड टू 15th ऑफ मई। तो एक महीना उन्होंने एक्सटेंशन दिया है। ये डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस था ESI की तरफ से, तो उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं और इसको लेट डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगले मंथ्स के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 15th मई जो हमारी ड्यू डेट होगी, मार्च और अप्रैल दोनों की हमें, क्योंकि अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है, 15th मई को हमें मार्च और अप्रैल दोनों की ESI डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। PF की अभी रिसेंटली 15 तारीख ड्यू डेट थी हमारे मार्च के मंथ की, 15th अप्रैल, उसको उन्होंने पहले एक्सटेंड नहीं किया था, बट 15th अप्रैल को इवनिंग में एक्सटेंड किया है। 15th अप्रैल को जो आपकी ड्यू डेट है मार्च के PF डिपॉजिट करने की, वो भी अब आप डिपॉजिट कर सकते हैं 15th ऑफ मई तक। लेकिन 15th मई के लिए भी कोई एक्सटेंशन नहीं है जो हमारा अप्रैल के मंथ का है। तो इसका मतलब है कि 15th मई को आपको ना सिर्फ ESI 2 महीने की डिपॉजिट करनी पड़ेगी, PF भी 2 मंथ्स का डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की 15th अप्रैल की थी।
और इसकी तरह से अगर हम 15 अप्रैल की बात करें तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 15 अप्रैल इज द एक्सटेंडेड डेट और द ड्यू डेट फॉर द मार्च मंथ एंड अप्रैल मंथ, और इसी तरह से पीएफ की भी मार्च की ड्यू डेट है और अप्रैल की डेट है, क्योंकि एक्सटेंड नहीं हुई है। आगे एक्सटेंड होगी तो ऑब्वियसली हमें ट्रैक रखना पड़ेगा उस चीज का। PF में they have given some more relief also. What is this relief? Let us see. For the next 3 months, the government will pay the PF contribution. ये गवर्नमेंट ने अगेन बहुत बढ़िया स्टेप लिया है कि PF contribution गवर्नमेंट बेयर करेगी। अब इसमें कई सारे सवाल आते हैं कि गवर्नमेंट बेयर तो करेगी, लेकिन किसके लिए है ये बेनिफिट? क्या सबके लिए है, या जो जिनका ज्यादा भी डिपॉजिट करते हैं अपने वॉलंटरली, क्या उनके लिए भी है? We need to see all these things. गवर्नमेंट बताएगी, डिटेल्स देगी, बट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास चीजें हैं, लेट अस सी दैट द both the employees contribution and the employee contribution of 12% each will be borne by the government. तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब यहाँ ये किसके लिए एप्लीकेबल है? वी शुड सी दैट क्या सबके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल उसी केस में है जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अप टू 100 है। 100 से ज्यादा है तो ये रिलीफ नहीं मिलेगी उनको। अभी जैसे अभी तक डिपॉजिट करते आ रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। और ना सिर्फ ये कंडीशन है, एक सेकंड कंडीशन और है कि सैलरी ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी लेस देन 15,000। 15,000 होगा तो भी नहीं कवर होगा, तो सैलरी ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ द एम्प्लॉइज शुड बी लेस देन 15,000। तो ये दोनों क्यूमुलेटिव कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपकी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा वो देखने के लिए। तो इसलिए हमें दोनों कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। दोनों अगर हम सेटिस्फाई करते हैं इन दैट केस हमें ये बेनिफिट मिलेगा, और नहीं तो हमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस अगर आपके कुछ होंगे तो आप चैट में पूछ सकते हैं, और इन द एंड वील लाइक टू टेक दोस क्वेश्चंस आल्सो। पीएफ एडवांस की भी एक उन्होंने फैसिलिटी दी है। ये एक नॉन रिफंडेबल एडवांस आप पीएफ से विथड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी 2 लिमिट हैं। जो पहली लिमिट है वो है कि 3 मंथ्स बेसिक एनडीए आप इसका कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और सेकंड लिमिट है 75% ऑफ द बैलेंस इन द पीएफ अकाउंट। इन दोनों में से जो कम होगा उतना आप विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका अपना पैसा है। गवर्नमेंट सिर्फ आपको कोई लिक्विडिटी क्राइसिस है तो उसमें हेल्प करने जा रही है, तो इसलिए इसको तभी यूज करिए जब इसकी एक्चुअली जरूरत हो। अदरवाइज ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स में से ये कम होगा, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है इसको आपको यूज करना, बट अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें अगर आपका लेट्स से बैलेंस इन ईपीएफ अकाउंट आपका 15,000 है, बेसिक सैलरी एनडी आपका 15,000 है, उस केस में 75% ऑफ द बैलेंस आप यूज कर सकते हैं, which will be 37,500, और 3 टाइम्स ऑफ बेसिक की बात करेंगे तो वो 45,000 हो जाएगा। दोनों में से जो कम होगा which is 37,500 in this case, वो आप यूज कर सकते हैं, वो आप विथड्रॉ कर सकते हैं, और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारी रिलीफ्स दी हैं, एंड द इंफॉर्मेशन व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू इज एज पर द ऑर्डिनेंस डेटेड 31st of March and press release of 24th of March, various notifications issued on 3rd of April, और इस तरह की कुछ और भी सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस वगैरह आ रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसके बेसिस पे मैं इसको अपडेट करता जा रहा हूँ। एक तो आपको पता है कि एक गवर्नमेंट ने नया फंड लॉन्च किया है, पीएम केयर्स फंड। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इसमें अगर आप डोनेशन देंगे तो इट विल बी 100% डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80G। जो 10% की ग्रॉस टोटल इनकम की लिमिट होती है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर डोनेशन आप 30th of June तक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की डेट भी 30th of June तक एक्सटेंड कर दी गई है, तो ये आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी एलिजिबल होगी। ये पर्टिकुलरली उन केसेस में फायदेमंद होगा जहां आप अगले साल में क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप शायद सेकंड स्कीम में जा रहे हैं, न्यू स्कीम में, जिसमें आप कोई डिडक्शंस का, डोनेशंस का, अपने एग्जेम्पशंस का बेनिफिट नहीं लेंगे, तो उस अगर वो करेंगे तो अगले साल में आप बेनिफिट इसकी एक्सटेंड कर दी गई है ताकि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में भी उसका बेनिफिट ले सकें।
CSR एक्सपेंडिचर में भी कुछ MCA का एक जनरल सर्कुलर आया है डेटेड 10th of April where they have said what all is included in CSR expenditure. तो इसमें इन्होंने बताया है कि वीडियोस आप ऑफ कर लीजिए प्लीज, वीडियोस ऑन ना करें ताकि बैंडविड्थ हमारी ठीक चले और बाकी लोग सब देख पाए. सो CSR एक्सपेंडिचर में व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड, लेट अस सी. PM केयर्स फंड उसमें इंक्लूडेड है. अगर आप एज अ कंपनी आपको CSR एक्सपेंडिचर की चीजें जरूरी हैं आपको करना, उसको फॉलो करना, तो आप उसमें PM केयर्स फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, डोनेट करेंगे, तो वो CSR एक्सपेंडिचर में माना जाएगा. उसी तरह से और हमारी चीजें जो हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में अगर आप करेंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड. देन यूज ऑफ CSR फंड्स फॉर COVID-19 रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक सैनिटेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक्सेट्रा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेट्रा. इसमें पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया अबव नॉर्मल सैलरी टू टेम्पररी कैजुअल डेली वर्कर्स, एंड इन इस केस में आपको बोर्ड डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. इस केस में हम जो सैलरीज दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, वो कवर्ड नहीं है CSR में. कवर्ड है CSR में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं उनको ओवर एंड अबव द नॉर्मल सैलरी, दैट टू टेम्पररी कैजुअल डेली वर्कर्स. और इस केस में बोर्ड को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अबाउट दिस, एंड इट विल हैव टू बी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. देन एक्सक्लूडेड क्या क्या है इसमें, लेट अस सी. रिलीफ फंड, आई थिंक यहाँ डिमांड्स हो रहे हैं डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स के कि इसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ, और ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी ऐसे ही था कि CM रिलीफ फंड इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, बट आई थिंक कर देना चाहिए सो दैट पीपल विल कंट्रीब्यूट और सब स्टेट्स में भी इसका बेनिफिट होगा. स्टेट रिलीफ फंड फॉर COVID-19 ये भी इंक्लूडेड नहीं है. Payment of salaries and wages to regular or contractual persons in the lockdown period, even this is not included. This say this is your responsibility, so that is also not included. तो ये तो हमारे CSR एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड था क्या नहीं था उसके बारे में बताया गया. उसके अलावा इनकम के ड्यू डेट्स में, इनकम टैक्स में ड्यू डेट्स में कुछ केसेस में कोई एक्सटेंशन नहीं है. जो हमारे लॉकडाउन से पीरियड से पहले की हैं उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है. लाइक आपके जो आपको TDS डिपॉजिट करना था फरवरी मंथ का जो मार्च में, जिसकी ड्यू डेट 7th of March थी, उसमें कोई आपका एक्सटेंशन नहीं है. उसी तरह से आपको जो 15th March तक आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना था बाय ऑल assessees 100% इंक्लूडिंग 44AD एंड 44ADA केसेस, इसमें भी कोई एक्सटेंशन नहीं है. इनकम टैक्स में कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशंस दी गई हैं, उसमें हम ये देख लेते हैं. लाइक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, हमें पता है उसकी ड्यू डेट 30th of June 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है. इसी तरह से आधार पैन लिंकिंग, विवाद से विश्वास स्कीम में आपका डिपॉजिट विदाउट एडिशनल 10% पेमेंट, इन सभी की डेट्स 30th of June हमारी एक्सटेंड कर दी गई हैं, एज यू मस्ट बी अवेयर. उसके अलावा कुछ और उन्होंने जनरल बताया है कि ड्यू डेट्स फॉर इशू ऑफ नोटिस, intimation, notification, approval order, sanction order, time limit for completion of proceedings on part of the government, that is any authority, commission or tribunal. These dates have been extended. And from the point of view of the assessee, due dates for filing of appeal, furnishing of return, furnishing of statements, application reports, any other document, any other compliance by the taxpayer, including investment in saving instruments, investment for rollover benefit of capital gains, all these dates. और ये हम किस किस एक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट की, वेल्थ टैक्स एक्ट, प्रोविजन ऑफ बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी लॉ, विवाद से विश्वास, ये सारी लॉज की हम बात कर रहे हैं. तो अगर यहाँ जो स्पेसिफाइड डेट है, इट इज बिटवीन दीज टू डेट्स, दैट इज 20th March 2020 and 29th June 2020. In that case, in general, the due date will be extended to 30th of June 2020. और इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ अलग अलग स्पेसिफिक चीजों के लिए अलग अलग डेट्स भी वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उन्होंने की भी है आगे नोटिफिकेशंस में. और यहाँ इन्होंने पावर ये भी ले लिया है कि ना सिर्फ 29th of June और सच अदर फर्दर एक्सटेंडेड डेट एज में बी रिक्वायर्ड. तो अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा कंटिन्यू करेगी तो ड्यू डेट्स आगे भी एक्सटेंड हो सकती हैं,
और ये कहाँ तक जाएंगी वो ऑब्वियसली जब डेट बढ़ेगी तो फिर एक्सटेंडेड ड्यू डेट भी वो बताएंगे। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं सारी तो कवर नहीं कर सकता यहाँ, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ सारी कवर कर रहा हूँ। लाइक पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम, डिपॉजिट ऑफ PPF एक्सेट्रा फॉर टैक्स सेविंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, तो यहाँ आप 30th of June तक डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी या आप परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसका जो टाइम पीरियड है वो 31 मार्च में एक्सपायर हो जाएगा, तो वो आपको अगेन 3 महीने मिल गए, 30th of June तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। रिटर्न्स फाइलिंग और बाकी सब चीजें तो ठीक है, वो आप कर सकते हैं लेट, लेकिन गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट चलाने के लिए और पर्टिकुलरली इस क्राइसिस में जरूरत है कि टैक्सेस उसको टाइम पे मिलते रहें, तो इसलिए वो कह रही है कि रिटर्न स्टेटमेंट्स, करेक्शन स्टेटमेंट्स वगैरह आप बाद में भी फाइल कर दीजिए 30th of June तक, कोई बात नहीं, लेकिन आप टैक्सेस टाइम पे डिपॉजिट कर दीजिए, चाहे वो आपका एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, रेगुलर टैक्स हो, TDS TCS हो, इक्वलाइजेशन लेवी हो, STT हो, CTT हो, इन सबको इस टाइम पे डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आप लेट करेंगे अलाउड है, कर सकते हैं, और बल्कि आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर 20 मार्च से लेकर 30 जून तक करेंगे आप डिपॉजिट तो 0.75% पर मंथ के हिसाब से लगेगा, और कोई लेट फी, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन वगैरह भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप उसके बाद वाली डेट दैट इज 1 जुलाई 2021 नॉर्मल 1% या 1.5% पर मंथ का रेट है वही एप्लीकेबल होगा, और लेट फी, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशंस वगैरह भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करिए अगर आप डिपॉजिट कर सकते हैं टैक्सेस टाइम पे डिपॉजिट कर दीजिए, रिटर्न स्टेटमेंट्स वगैरह बाद में भी कर सकते हैं, और अगर अभी इमीडिएटली नहीं भी कर पा रहे कोशिश करिए 20 मार्च से लेके 30 जून तक एटलीस्ट कर पाए जब कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, अदरवाइज 1 जुलाई से नॉर्मल रेट लगना शुरू हो जाएगा। और हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स 31 मार्च तक जो आप टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर एडवांस टैक्स फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 234 B and C फॉर असेसमेंट ईयर 2021, वो भी आप 30 जून तक कर सकते हैं। ये जो रेड कलर में आप डेट्स देख रहे हैं ये वो डेट्स हैं जहां आप लेट डिपॉजिट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसी तरह से आपका 15 जून को आपके अगले साल की असेसमेंट ईयर 21-22 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का ड्यू हो जाता है, तो वो भी आप 30th of June तक करा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। इसी तरह से आपकी जो पेमेंट ऑफ TCS डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, जिसकी ड्यू डेट 7th of April थी, आप 30th of June तक डिपॉजिट कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। इसी तरह से पेमेंट ऑफ TDS डिडक्टेड इन मार्च वेदर फॉर सैलरीज और अदर्स, द ड्यू डेट इज 30th of April, बट यू कैन डिपॉजिट टिल 30th of June विद इंटरेस्ट। सिमिलरली आपका अप्रैल और मई में TDS और TCS जो आप डिडक्ट या कलेक्ट करेंगे उसको भी 30th of June तक आप विद इंटरेस्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। देन TDS डिपॉजिट करके आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी TDS या TCS फाइलिंग दिस TDS और TCS स्टेटमेंट्स। तो ये भी आप जो आपकी TCS स्टेटमेंट है फॉर Q4 और 1920 ये आप 30th of June तक कर सकते हैं, लेकिन साथ में ध्यान रखिए कि अभी डेट्स अगले क्वार्टर की एक्सटेंड नहीं हुई हैं, तो 30 जून तक अगर आप ये फाइल करेंगे तो 15 जुलाई तक आपको नेक्स्ट क्वार्टर की ऑफ नेक्स्ट ईयर Q1 of 2021 भी आपको डिपॉजिट करने का टाइम आ जाएगा 15 दिन बाद ही। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप टाइमली ये सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दी है, लेकिन जब तक आप अपने टाइमली रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहे रिटर्न्स है, चाहे स्टेटमेंट्स है, चाहे टैक्स डिपॉजिट है, टाइमली करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अदरवाइज अगले क्वार्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से राजीव जी एक मिनट, जो आपकी स्लाइड है ना उसमें थोड़ा लेफ्ट साइड में कट रहा है, तो उसको थोड़ा अगर राइट साइड में ड्रैग कर लोगे तो शायद वो पूरा आ जाएगा। लेफ्ट साइड का कुछ हिस्सा कट रहा है शायद उसमें। लेफ्ट साइड का? हाँ लेफ्ट साइड का, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ अब ठीक है सर, ठीक है। नहीं अब तो वो रनिंग में नहीं है ना, ये तो मैंने वैसे किया है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। कट रहा है क्या अभी भी? हाँ अभी ठीक है, ठीक 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 है। तो मैं वही कह रहा था कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम अगर टाइमली करते रहेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अदरवाइज अगले क्वार्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाएंगी। जैसे हमने अभी TCS स्टेटमेंट्स का देख लिया, उसी तरह से जो आपकी 24Q, 26Q, 27Q है, ये आपका 31st मई की ड्यू डेट है, लेकिन आप 30th of June तक कर सकते हैं।
लेकिन अगले महीने में 31 जुलाई तक आपको नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की भी ड्यू डेट हो जाएंगी। पता नहीं अब आगे एक्सटेंड होती है नहीं क्यों होती, दैट नीड्स टू बी सीन विद ऑल द प्रॉब्लम, कब तक चलेगी नहीं चलेगी। तो बट अगर हम, इसलिए जरूरी है, अदरवाइज ये सब चीजें पाइल अप होती रहेंगी और बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए चीजों को कंप्लीट करना। तो इसलिए जितना जो कुछ आप कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम में या कुछ लिमिटेड वे में जो स्टार्ट हो जाएगा ऑफिसेज वगैरह भी, तो कोशिश करिए कि इन चीजों को टाइम टू टाइम हम कंप्लीट करते रहें। इसके अलावा जब एक हमारी कुछ और हमारी बैंक्स की इंटरेस्ट जो विदाउट टीडीएस हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, उसकी 26Q AA फाइल करना पड़ता है बैंक्स को। आप 30 जून तक कर सकते हैं इसको अपने फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 1920, और 31 जुलाई तक आपको करना पड़ेगा Q1 ऑफ 2021 का, ये आपको करना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट्स इशू कर देंगे, उसके बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट्स इशू करने पड़ते हैं। तो फॉर्म 16, 16A, 27D यहाँ आप 30 जून तक कर सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है, आपको कोई लेट फी पेनल्टी वगैरह भी नहीं लगेगी। बट अगेन कर सकते हैं तो टाइमली कर लीजिए, बेटर है। उसके बाद अगर आप 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ता है 1% के हिसाब से, आपको पता है। उस केस में आपको जो टीडीएस अपने deposit of TDS है for the payment purchase of property or payment made in February, March and April, उसका 30th of June तक डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अगेन इंटरेस्ट लगेगा अगर लेट करेंगे तो। और इसका सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट इसका इशू करना होता है इन फॉर्म 16B, ये भी आप 30th of June तक इशू कर सकते हैं। देन एक और 2 साल पहले ये चेंज आया था, जहाँ की जो इंडिविजुअल और HUF है वो इज नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट एंड इज पेइंग रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ, इवन रेजिडेंशियल के लिए भी उसको टीडीएस काटना है लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करेगा। तो उसके केस में 5% टीडीएस एक साथ पूरे साल का डिपॉजिट करना होता है। उसकी डेट जो 30th of April थे डिपॉजिट की, 30th of June तक किया जा सकता है फॉर्म 26QC में, लेकिन इंटरेस्ट के साथ आप डिपॉजिट करेंगे लेट। और इसका टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16C आप 30th of June तक इशू कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। और नॉर्मल चीजें हैं आपकी, जो 15GH की डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी होती है वेबसाइट पे डिपार्टमेंट की। फॉर Q1 ऑफ 2021 आपको 15 जुलाई तक करनी पड़ेगी, और Q4 ऑफ 1920 आप 30th of June तक कर सकते हैं। और एक आपका और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर्म 61A, इसकी ड्यू डेट 31st of May होती है, इसको भी आप 30th of June तक कर सकते हैं। नॉर्मल बैंक्स को, क्रेडिट कार्ड कंपनीज वगैरह को ही करनी होती है, और इसके अलावा टैक्स ऑडिट असेसीज को भी करनी होती है, जहां दे हैव रिसीव्ड कैश ऑफ मोर देन ₹2 lakhs अगेंस्ट सेल्स। तो इसका ध्यान रखना है। तो टैक्स ऑडिट असेसीज को एप्लीकेबल है, तो आपकी भी काफी सारे असेसीज को एप्लीकेबल हो सकती है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आप प्लीज ध्यान रखिए। तो इनकम टैक्स, इसके बाद हम जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आ जाते हैं। यहाँ जीएसटी की ड्यू डेट्स की जिनकी कोई एक्सटेंशन नहीं हुई है, वो कौन सी हैं? DSTR 1, 6, 7 and 8 फॉर द मंथ्स ऑफ February, क्योंकि ये इनकी ड्यू डेट्स आप देख सकते हैं लॉकडाउन पीरियड से पहले की हैं। तो February मंथ की जो भी आपकी GSTR 1, 6, 7, 8 की डिपॉजिट की डेट्स थी, चाहे वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की थी, चाहे टैक्स डिडक्टर्स की या ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स की, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। वो आपको टाइमली फाइल कर देनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं करी है तो लेट फाइलिंग के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो फॉलो करेंगे। सबका विश्वास स्कीम, एमनेस्टी स्कीम फॉर सर्विस टैक्स, एक्साइज एक्सेट्रा, here also the payment date has been extended to 30th of June. That means कि आप अगर 30th of June तक पेमेंट कर देंगे स्कीम के अंदर, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। ईवीएल के केस में भी आपको पता है कि कुछ केस में माल रुक गया था, ट्रक्स वगैरह रुक गए थे, तो उस केस में भी उन्होंने रिलीफ दी है कि इफ द वैलिडिटी इज एक्सपायरिंग बिटवीन 20th of March एंड 15th of April 2020, जो डेट चुकी है, मतलब करंटली कोई अगर आपका स्टार्ट होगा तो उसमें उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी है, लेकिन अगर 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक अगर कोई आपका मूवमेंट था और वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी इस पीरियड के बीच में, उस केस में उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया 30th of April 2020 तक। तो ये नोटिफिकेशन 35 था, डेटेड 3rd of April।
तो अगर आपके इस बीच में एक्सपायर यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं, उन्होंने पोर्टल पे इसकी डेट बढ़ा दी है। Then relief from 10% ITC rule 36(4), ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। काफी केसेस में आपको प्रॉब्लम होती है ये 10% ITC रूल की वजह से, विच इज कि आपके जो 2A में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है एलिजिबल ITC, उसका वही उतना ले सकते हैं आप, क्लेम कर सकते हैं 3B में। उसके अलावा बस 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसके अलावा जो आपकी बुक्स में आ रहा है वो आप नहीं ले सकते। तो उसकी उन्होंने रिलीफ दे दी है कि फ्रॉम फॉर द मंथ्स ऑफ February, March, April, May, June, जुलाई और अगस्त आपकी जो बुक्स में एलिजिबल क्रेडिट आ रहा है आप उसको ले लीजिए, आप ले सकते हैं। रूल 36(4) will be suspended during this period, but when you go to September 2020, उसका जब आप फाइल करेंगे 3B, वहां आपको क्यूमुलेटिव फरवरी से लेके सितंबर तक का 2A लेके मैच करना है। टोटल आपका 2A जो इन मंथ्स का आ रहा है उसमें 10% ऐड कर लीजिए, लेस वो कर लीजिए जो अभी तक आपने क्लेम किया है, डिडक्शन करके जो बैलेंस रह जाएगा वो आपको 36(4) में मिलेगा, और उसके बाद से 36(4) वैसे ही एप्लीकेबल होगा मंथली बेसिस पे जैसे आपको देखना होता है। यहाँ भी कुछ गवर्नमेंट नीड्स टू क्लेरिफाई कि इंटरेस्ट इम्प्लीकेशंस वगैरह होंगे या नहीं होंगे। आई थिंक क्योंकि वो एक रिलीफ दे रहे हैं तो इंटरेस्ट इम्प्लीकेशंस फॉर दिस इंटरवीनिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। तो खैर मैं सजेस्ट करता हूँ कि 36(4) को आपको यूज नहीं करना चाहिए। आप आप एक एयर इनवॉइस आप ही करना पड़ता है और उसमें आपको काफी तकलीफ हो सकती है। जो लोग कर रहे हैं अगर इसको, उनको पता है कि हर मंथ को अच्छा लगता है कि आप उसको ले लीजिए पूरा। तो या तो कुछ लोग हैं जो पूरा अपने बुक्स के हिसाब से ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 2A के हिसाब से ले रहे हैं। जो लोग ये बीच में हैं कि 2A का प्लस 10% या 20% लेके कर लेते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आगे जब सवाल पूछे जाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ से, जब नोटिस आएंगे कि आपका मैच नहीं कर रहा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज करता हूँ कि आप इसको फॉलो ही ना करें, 2A में जितना आ रहा है उतना क्लेम कर लें और उसको आगे आप क्लेम कर लें जब आपका 2A में क्रेडिट आ जाएगा। बट इट इज अप टू यू एंड गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दिया। Then there is a general extension, जैसे इनकम टैक्स के केस में था उसी तरह से, और notification, approval order, sanction order on part of the government, और इसी तरह से assess की बात for filing of appeal, furnishing of return। हाँ जी सर, लास्ट 2 स्लाइड्स में ना आपकी वॉइस कट हो रही थी, इफ यू कैन सर गो थ्रू देम वंस अगेन। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा आवाज कट हो रही है, एक बार आप ऑन करके ऑफ, साउंड ऑन करके ऑफ कर लीजिए। I'm audible? यस सर, यस सर। ठीक है, पिछली स्लाइड्स को हम देख लेते हैं एक मिनट। रूल 36(4) वाला क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर था। इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें यही कहा था कि फॉर द मंथ्स ऑफ February to August 36(4) जो 10% ITC वाला रूल है सस्पेंडेड रहेगा। तो आप जो 3B में क्लेम कर सकते हैं वो आप एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एलिजिबल ITC, सारा ITC नहीं लेना, जो एलिजिबल है वही क्लेम करना है। एलिजिबल ITC एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब आप सितंबर की 2020 की 3B फाइल करेंगे उसमें फरवरी से लेके सितंबर तक का आपको 2A से मैचिंग करना है, इन सारे मंथ्स का मिला के, और उसमें प्लस उसमें 10% ऐड कर दीजिए, और जो इन मंथ्स में आपने अभी तक क्लेम किया उसको लेस कर दीजिए, वो जो बाकी बचेगा वो आप क्लेम कर सकते हैं, और सितंबर के बाद वही नॉर्मल मंथ वाला चलेगा। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट 36(4). इसके अलावा आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी जनरल एक्सटेंशंस हैं फॉर इशू ऑफ नोटिस, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, और अगर एसएससी की तरफ से बात करें तो फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, filing of applications, filing of reports, filing of any other document, the due date for time limit for any compliance under GST, service tax, excise, customs, etc. And but there are certain exceptions like e-way bill, etc., where the time limit is expiring between 20th of March 2020 and 29th June 2020, or such extended day as may be notified.
due date has been extended to 30th of June 2020 in general. This is why notification number 35 dated 3rd of April. कुछ केसेस उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ दी है या उन्होंने रिलीफ नहीं दी है, वो कौन से केसेस हैं देख लीजिए. इन केस ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो बिल वगैरह आपको इशू करना है उसमें जो टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का आपको फॉलो करना होता है उसमें कोई चेंज नहीं है, इवन इफ अगर इस पीरियड में है. वे टर्नओवर एक्सीड्स द लिमिट ऑफ कॉम्पोजिशन लिमिट, अगर कॉम्पोजिशन लिमिट से आप नॉर्मल में जा रहे हैं स्कीम में तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए कोई आपको बेनिफिट नहीं है. रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस रिलेटिंग कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, provisions relating tax invoice returns etc., furnishing of returns by other persons, relief is available for tax deductors, ISD and non-resident taxable persons. बाकी की 3B की GSTR1 वगैरह की उन्होंने आपको अलग से डेट्स दी हुई हैं, इसलिए इसमें कवर्ड नहीं है. इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट रिगार्डिंग ई-वे बिल, लेवी ऑफ लेट फी, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, इनके केसेस में या तो रिलीफ नहीं है या उन्होंने रिलीफ अलग से बताई हुई है. इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, liability of partners of firms to pay tax, penalty for certain offences, and detention, seizure and release of goods and conveyances in transit. इनके केस में या तो रिलीफ नहीं है या स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइडेड है. उसके अलावा एक फोर्स मेजर को उन्होंने डिफाइन किया है कि कहीं भी कोई एपिडेमिक होती है, वॉर, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, ड्राउट एक्सेट्रा होता है, तो or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of the GST Act, in that case the government has been given powers of extension of time limits. In section 168A they have specified that the power has been given to government to extend the time limits in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure, and even with that can be done even with retrospective effect. तो ये गवर्नमेंट ने अपने लिए आगे के लिए एक पावर ले लिया है कि कभी इस तरह से की कैलामिटीज होती हैं, अर्थक्वेक वगैरह होता है, तो डेट्स एक्सटेंड की जा सकती हैं जो अभी तक उनको पावर नहीं था. कमिंग टू स्पेसिफिक्स जो रिलीज दी गई हैं हमारे जीएसटी में, लेट अस सी. लेट फी वेवर GSTR1 कंडीशनल है. यहाँ इनिशियली ये समझा गया कि ड्यू डेट्स बढ़ा दी गई हैं GSTR1 की, 3B की, तो ऐसा नहीं है. इन केसेस में कंडीशनल है, जो आपका लेट फी वेवर है या आपका इंटरेस्ट का कंसेशनल रेट है, कंडीशनल है, उनको समझ लीजिए. तो दिस इज नोटिफिकेशन नंबर 32 ऑफ 3rd of April. Waiver of late fee for delay in furnishing GSTR1 for months March to May 2020 and for quarter ended March 2020. The waiver of late fee is if it is GSTR1 is filed by 30th of June 2020. अगर 30th of June 2020 तक आप GSTR1 from March to May फाइल कर देते हैं या क्वार्टर एंडेड March 2020 क्वार्टरली केसेस में कर देते हैं 30th of June तक, तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी. नहीं करते तो नॉर्मल जो लेट फीस लगती है 1 जुलाई को अगर करेंगे आप एज ऑफ नाउ, तो आपको जो नॉर्मल फीस लगती है वही लगेगी. सर्कुलर नंबर 136 आप देख लीजिए. सो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR1 if your turnover is up to 1.5 crore, और ये टर्नओवर कब का देखना है, पिछले साल का देखना है. सो अब अगर हम 1920 की बात कर रहे हैं तो आपको 1890 का टर्नओवर अगर आपका 1.50 करोड़ तक है, तो जनवरी मार्च के क्वार्टर की जो रिटर्न फाइल करनी है आप स्पेसिफाइड डेट 30th of June तक कर देते हैं, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी. अगर आप 30 जून तक फाइल करते हैं और लेकिन 30th June के बाद फाइल करते हैं तो आपकी लेट फीस लगेगी और ओरिजिनल डेट से लगेगी, इस बात का ध्यान रखिए. इसी तरह से अगर आपका 1.50 करोड़ से ज्यादा है आपका 18-19 में टर्नओवर, मार्च, अप्रैल और मई की जो आपको फाइल करनी है GSTR1 वो 30th of June तक कर सकते हैं. 30th of June तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी, और उसके बाद करते हैं तो ओरिजिनल डेट से आपको लेट फीस लगेगी. नोटिफिकेशन 33 of 3rd of April. इसको ठीक से समझ लीजिए, अदरवाइज आप पुरानी वाली और ओरिजिनल डेट से लेट फीस देने पड़ेगी आपको. Coming to due dates of 3B for the months of February, March and April, let us understand that due dates have not been extended. ये सर्कुलर नंबर 136 आप देख लीजिए 3rd of April का, वहां ये चीज क्लेरिफाई की गई है. लोअर इंटरेस्ट आपको 3B में लगेगा, लेकिन ये भी कंडीशनल है. This is notification number 31 dated 3rd of April. This lower rate of interest of 9% per annum or nil
shall be subject to condition that due tax is paid by filing return in GSTR 3B as per the dates specified in the notification. नोटिफिकेशन में जो अलग अलग टर्नओवर वाले लोगों के लिए अलग अलग डेट स्पेसिफाई की गई हैं, उन डेट्स तक आप कर देते हैं तो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, नहीं करेंगे तो आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओरिजिनल ड्यू डेट से. दिस इज एज पर द सर्कुलर नंबर 136 ऑफ 3rd of April. लेट फी का जो वेवर है 3B का, वो भी कंडीशनल है. सो वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग 3B फ्रॉम February to April provided GSTR 3B is filed by the dates specified in the notification. ध्यान रखिए इस बात का भी. So, expenses of late 3B filing, interest at the rate of 18% per annum from due date of 3B, which is 20th of or 22nd or 24th of the next month, as the case may be. 5 करोड़ से ज्यादा के लिए टर्नओवर के लिए आपको पता है 20 होती है ड्यू डेट, उसके बाद कुछ स्टेज के लिए 22 होती है, कुछ के लिए 24th होती है. तो ये जो आपकी ड्यू डेट्स है वहां से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% के हिसाब से. कंसेशनल का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे टिल एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग. इसी तरह से लेट फी भी आपको पुरानी डेट से लगेगी और पुराने वाले रेट से लगेगी और आपको पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगा. लेट फाइलिंग के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो प्लीज कोशिश करिए कि आप ये 3B टाइम पे फाइल करें. तो रिलीफ ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी कितना है, लेट अस सी. एंड दिस इज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि दिस रिलीफ ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी इज ओनली इफ रिटर्न इज फाइल्ड बाय द एक्सटेंडेड ड्यू डेट, नहीं तो फुल लेट फी और इंटरेस्ट लगेगा. तो 3B के लिए आके डेट स्पेसिफाइड है, लेट अस सी. अप टू 1.50 करोड़ अगर आपका 18-19 में टर्नओवर था, तो उस केस में अगर हम फरवरी और मार्च की बात कर रहे हैं तो 30th of February के लिए 30th of June हमारा अभी ड्यू डेट है, और मार्च के लिए 3rd of July है. इंटरेस्ट इफ नॉट फाइल्ड बाय द स्पेसिफाइड डेट, इस डेट तक अगर आप नहीं करेंगे फाइल तो 18% पूरे पीरियड के लिए लगेगा, और अगर ड्यू डेट तक आप कर देते हैं स्पेसिफाइड डेट तक तो आपका लेट फीस नहीं लगेगी, और अगर उसके बाद करेंगे ओरिजिनल डेट से आपकी लेट फीस भी लगेगी. तो फरवरी और मार्च के लिए आपको 18-19 का टर्नओवर देखना है, और अप्रैल 2020 के लिए 19-20 का टर्नओवर देखना है. अगर वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आप 6 जुलाई तक उसका फाइल कर सकते हैं. Then coming to turnover from 1.50 crores to 5 crores, फरवरी और मार्च के लिए ड्यू डेट इज 29th of June, और अप्रैल के लिए ड्यू डेट इज 30th of June. मोर और लेस सेम ही है, एक दिन का फर्क है इसमें. लेकिन टर्नओवर का ध्यान रखिए, फाइलिंग के लिए हमें पिछले साल का टर्नओवर देखना है. अप्रैल 2020 की जो आप फाइल करेंगे के लिए आपको 19-20 का टर्नओवर देखना पड़ेगा, जबकि फरवरी और मार्च के लिए 18-19 का देखना पड़ेगा. And there will be no interest if filed by the specified dates. Notification number 31 and 32 of 3rd of April. अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है 18-19 में फॉर फरवरी एंड मार्च एंड फॉर 19-20 फॉर अप्रैल, उस केस में आपकी स्पेसिफाइड डेट जो अब है या एक्सटेंडेड ड्यू डेट आप कह सकते हैं, इट इज 24th of June. अगर आप 15 दिन तक आप फाइल करते हैं लेट, जो आपकी नॉर्मल ड्यू डेट है उससे 15 दिन तक करते हैं फाइल, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. 15 दिन तक उन्होंने बेनिफिट दिया है. 16 दिन से लेके आप ड्यू डेट तक, एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक करते हैं तो 9% का आपको इंटरेस्ट लगेगा पर एनम, और उसके बाद करते हैं नॉर्मल रेट 18% का लगेगा फॉर द फुल पीरियड इफ फाइल्ड आफ्टर 20th of June. लेट फीस नहीं लगेगी इस केस में इफ आई हैव टू द स्पेसिफाइड डेट ऑफ 24th of June, और लेट फीस भी नहीं लगेगी अगर आप स्पेसिफाइड ड्यू डेट तक करते हैं. नोटिफिकेशन नंबर 31 and 32 of 3rd of April. इसमें इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या आएगी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. लेट फाइलिंग के केस में where the turnover is 5 crore and above, अगर आपकी फरवरी 2020 की फाइल है, इसमें आपकी ड्यू डेट 20th of March थी, नाउ द स्पेसिफाइड डेट इज 24th of June. अगर आप 4th of April तक इसको फाइल कर दिया आपने तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और 4th of April के बाद दैट इज 5th of April ऑनवर्ड्स अगर आपने किया है तो 9% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आप 25th of June ऑनवर्ड्स करते हैं 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा.
इसी तरह से मार्च और अप्रैल का भी आप देख सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ये वाली जो इस कॉलम की डेट्स हैं आप इस तक फाइल कर पाए। तो अगर आप लेट भी टैक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, और 3B के केस में हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि टैक्स डिपॉजिट करने से काम नहीं चलता। इट इज नॉट लाइक इनकम टैक्स कि आपने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट कर दिया तो जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ ऑफसेट लायबिलिटी का प्रिंसिपल चलता है, आपको पता है जीएसटी में, कि जब तक आप ऑफसेट लायबिलिटी नहीं कर देते तब तक आपकी लायबिलिटी खड़ी रहती है। ऑफसेट लायबिलिटी तभी हो पाती है जब आप 3B फाइल कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप ना सिर्फ ये टैक्स डिपॉजिट कर दें बल्कि आप 3B भी फाइल करें। सिर्फ टैक्स डिपॉजिट करने से कोई फायदा नहीं होगा। 3B फाइलिंग अप टू दीज डेट्स इज एसेंशियल, otherwise you'll have to pay a concessional rate of interest till these dates or full rate of interest of 18% with effect from 25th of June. I think this is quite clear. Extended due date for 3B मैंने भी बता दिया है कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर है 1920 में तो आप मई के लिए जो फाइल कर सकते हैं उसकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट 27th of June है। यहाँ उन्होंने एक्सटेंड की है ड्यू डेट, तो यहाँ जो भी एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट के इम्प्लीकेशंस हैं वो मई के लिए एप्लीकेबल होंगे। बाकी जो पुरानी थी उनके लिए एक्सटेंशन नहीं है, कंडीशनल एक्सटेंशन है। आप यहाँ कह सकते हैं स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स हैं। दिस इज वाइड नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 36 of 3rd of April। 5 करोड़ तक टर्नओवर अगर आपका 1920 में है तो स्पेसिफाइड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई जो आप फाइलिंग करेंगे ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 12th of July। यहाँ आपके सदर्न स्टेट्स हैं, आपके गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह ये सब स्टेट्स हैं, 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। और जो बाकी हमारी बच जाती हैं उनके लिए जो सदर्न स्टेट्स वगैरह हैं, हमारी वेस्ट बंगाल है, हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स रादर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ वगैरह या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, इनके लिए अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर 1920 में है तो मई की जो 3B फाइल करेंगे आप वो 4th of July तक कर सकते हैं। This is the extended due date। और 9 और 9C की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि इनकी ड्यू डेट्स भी एक्सटेंड कर दी गई हैं टिल द लास्ट वीक ऑफ जून 2020। और यहाँ आई थिंक यू शुड बी अवेयर दैट 9 के केस में मैंडेटरी फाइलिंग इज व्हेन द टर्नओवर इज अबव 2 crores। अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो GSTR 9 फाइल करना आपके लिए ऑप्शनल है। 2 करोड़ से ज्यादा का है तो मैंडेटरी है। इसकी आपकी ड्यू डेट थी 31st of March। दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू लास्ट वीक ऑफ जून 2020। उसी तरह से 9C की जो आपकी due date had also has been extended to the last week of June 2020। यहाँ भी अगर आपका, अब हम 18-19 की बात कर रहे हैं, बाकी सालों के लिए 17-18 और 18-19 के लिए उन्होंने ये दिया है कि आपको फाइलिंग तभी जरूरी है जब आपका टर्नओवर इस लिमिट से एक्सीड करता है। तो 9C के केस में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फाइलिंग मैंडेटरी है और 2 से 5 के लिए आपके लिए ऑप्शनल है। कमिंग टू द कंपोजिशन सप्लायर्स, यहाँ भी उन्होंने डिफरेंट बेनिफिट्स दिए हैं। आपको जो ऑप्ट करना है कंपोजिशन स्कीम के लिए फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021, उसके लिए डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 30th of June तक। यू हैव टू अपलोड दिस फॉर्म इन CMP 02 बट ट्राई टू डू इट इन टाइम, लेट ना करें इसको भी। Then making payments for the quarter ending 31st March 2020 in CMP 08, that can be done till 7th of July। Filing return for 1920 GSTR 4 date has been extended to 15th of July, and reversal of ITC in certain special cases ITC 03, this can be filed by 31st of July। ये सारी relief उन्होंने notification number 30 and 34 में दी है of 3rd of April। So that was about the composition scheme। उसके बाद जीएसटी में जो स्पेसिफाइड डेट्स एक्सटेंड हुई हैं वो हम देख लेते हैं। For the monthly returns for the months of March, April and May, the due dates for 5 and 5A, 6, 7 and 8 all been extended to 30th of June। And even for 5 and 5A, I think February की भी extend होनी चाहिए क्योंकि वो 20th को थी। तो 20th से लेके जो भी ड्यू डेट्स थी उन्होंने एक्सटेंड की है, तो 5 and 5A के लिए फरवरी की भी एक्सटेंड हो जानी चाहिए। तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, तो एक्सटेंड हुई है।
इसके अलावा रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च ITC 04। मेरा फोन लेके भाग गया। Please mute yourselves, Shubham and others. ITC 04 return for March quarter of goods sent to or received from job worker has been extended to 30th of June. इसी तरह से online application for letter of undertaking, that is the LET, and supplies to SEZ without payment of tax in 2021. आप 30th of June तक पुराने वाले का benefit ले सकते हैं, लेकिन I think आपको timely file करना चाहिए for the next year. But 30th of June तक भी कर सकते हैं in GST RFD 11. Then that was about the GST reliefs. इसके बाद हम देखते हैं कि MCA ने क्या relief दी हैं. So some reliefs have been given by MCA also. बल्कि काफी बड़ा एक relief दिया है MCA ने. पुराना भी जो backlog था वो सब आप clear कर सकते हैं. So it has come out with the company's Fresh Start Scheme 2020 CFSS 2020, where it says that filing of any document, return, statement, etc. required to be filed with MCA irrespective of due date. कोई भी आपकी पुरानी ड्यू डेट थी तो आपकी फाइलिंग पेंडिंग है, आप फाइलिंग कर सकते हैं. अगर 1st of April से लेके 30th of September तक अगर आप फाइलिंग करेंगे तो आपको कोई लेट फाइलिंग फीस नहीं लगेगी. बड़ा रिलीफ है और सब प्रोफेशनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका आप बेनिफिट लें और आपके जो भी पेंडिंग क्लाइंट्स की फाइलिंग है डॉक्यूमेंट्स की उसको कंप्लीट करें. तो LLP के लिए भी ऑब्वियसली पहले से स्कीम थी उसको भी मॉडिफाई कर दिया गया है, which is the LLP settlement scheme 2020. It has been modified. Documents till 31st of August 2020 जिनकी फाइलिंग की ड्यू डेट थी उनको भी आप 1st April से लेके 30th of September तक फाइल कर सकते हैं without any late filing fees. And please go through these relevant schemes, वो आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. बहुत बड़ी रिलीफ है एंड प्लीज टेक. अदरवाइज LLPs के केस में ही मुझे पता है कि लोगों की क्योंकि उन्होंने कोई अपर लिमिट नहीं रखी थी तो लोगों की लैक्स में भी लेट फाइलिंग फीस लग रही थी. तो पीपल वर रियली वरीड, बट इट इज नाउ द राइट टाइम टू टेक बेनिफिट ऑफ दीस टू स्कीम्स. और क्या इन्होंने रिलीफ दिया? दीज आर रिलेटिंग टू द होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एक्सेट्रा. आपको पता है कि 120 डेज के अंदर बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी होती है. इसकी प्रेस रिलीज था, इसका अलग से नोटिफिकेशन वगैरह आप देख लीजिए अभी आई है या नहीं, मैंने ट्रैक नहीं रखा है उसका. So it has been extended by a period of 60 days till next 2 quarters. That is 30th of September तक आपके पास extended due date है 60 days की. Then there is a requirement of holding at least one meeting of only independent directors in the financial year. So for financial year 1920, non-holding of such meeting will not be treated as a violation. इसी तरह से एक और रिक्वायरमेंट है कि minimum residency in India for a period of at least 182 days by at least one director of every company. उसका भी कहा है कि नॉन कंप्लायंस अगर होगा तो उसको वायलेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा. देन जो कंपनीज डिपॉजिट्स लेती हैं, जो कंपनीज डिबेंचर इशू करती हैं, उनको भी कुछ रिजर्व मेंटेन करना होता है. उस रिक्वायरमेंट को भी, उसकी डेट को भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 30th of June तक. कौन से केसेस हैं? रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ डिपॉजिट रिजर्व of 20% of deposits maturing during the financial year. So for financial year 1920, due date has been extended from 30th of April to 30th of June. इसी तरह से there is a requirement to invest 15% of debentures maturing during a particular year in specified instruments. इसमें भी financial year 1920 के लिए due date has been extended from 30th of April to 30th of June 2020. कारो 2020 एक इन सब चीजों के बीच में वो भी आ गया था और फाइनेंशियल ईयर 1920 से एप्लीकेबल था और काफी लोगों को उसमें भी तकलीफ हो रही थी, दोबारा से सब चीजें चेक करनी पड़ती, तो उसमें भी उन्होंने रिलीफ दे दिया है. उसको कह दिया है कि 2021 से एप्लीकेबल होगा. तो 1920 के जो आप बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे उसमें कारो 2020 एप्लीकेबल होगा. जो आप इतने टाइम से आप पुराना वाला कारो एप्लीकेबल होगा जो अभी तक आप बना रहे थे. कारो 2020 नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा 2021 की जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे. देन जो नए बिजनेसेस होते हैं उनके लिए एक फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड विद इन 6 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज. उनको भी 6 महीने का एडिशनल टाइम मिल गया है. और क्या रिलीफ है? लेट्स सी. एक अभी क्योंकि ये जो टाइम है इसमें काफी कंपनीज को लिक्विडिटी क्राइसिस होगा क्योंकि सेल्स नहीं हो रही, कलेक्शंस आने रही हैं,
और सैलरीज पे करनी पड़ रही हैं, बाकी फिक्स एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में कई कंपनीज की इवन बैंकरप्सी तक के कगार पे जाने की नौबत आ सकती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ जो डिफॉल्ट का थ्रेशोल्ड है अंडर सेक्शन 4 ऑफ आईबीसी 2016, जो इंसॉल्वेंसी के लिए, बैंकरप्सी के लिए इन्होंने कोड बनाया है, उसमें उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है जो थ्रेशोल्ड है फ्रॉम दैट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़, तो काफी इसको रेज कर दिया है। Not only that, they also say that अगर current situation अगर 30 अप्रैल के beyond हो गई, तो उस केस में वो कह रहे हैं कि सेक्शन 7, 9 and 10 of the IBC may be suspended for a period of 6 months. इसका फायदा ये होगा कि जो कंपनीज, काफी सारी कंपनीज they will be forced into insolvency proceedings, उसको रोकने के लिए, और in such cases force majeure causes of default will be covered here, तो वो भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है आगे के लिए। That was about MCA. Coming to customs, यहाँ briefly हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं, डिटेल में हम इसमें बहुत ज्यादा में नहीं जाएंगे। यहाँ भी इन्होंने 24/7 कस्टम क्लियरेंस 30 जून तक एटलीस्ट अभी किया है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, एटलीस्ट जो रेलेवेंट नेसेसिटीज हों उनके क्लियरेंस में दिक्कत ना हो, तो उन्होंने वो प्रोविजन किया है। इसी तरह से ड्यू डेट पर नोटिफिकेशन एक्सेट्रा एप्लीकेशंस वगैरह, जैसे हमने इनकम टैक्स में देखा था, जैसे हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखा था, यहाँ भी उन्होंने कहा है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और ऑन द पार्ट ऑफ द एसएससी, with the time limit is expiring between 20th of March to 29th of June shall be extended to 30th of June, और यहाँ गवर्नमेंट अलग अलग डेट स्पेसिफाई कर सकती है। Then coming to financial services, यहाँ भी उन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। रूटीन में नॉर्मल सभी लोगों को दिक्कत होती है इस टाइम में कैश विड्रॉ वगैरह करने के लिए, और बहुत ज्यादा आप मूवमेंट भी नहीं कर सकते, तो उसमें उन्होंने बेनिफिट दिया है कि आपको पता है कि अदरवाइज आप करते हैं दूसरे बैंक एटीएम से, तो आपको कुछ स्पेसिफाइड 3 ट्रांजेक्शंस पर मंथ के हिसाब से, या जो भी उन्होंने लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है, उससे ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं किसी और बैंक के एटीएम से, तो फीस लगती है। बट ये इन्होंने 3 महीने के लिए ये फीस भी नहीं लगेगी, आप किसी भी एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई फाइलिंग फीस नहीं, कितनी बार भी करें। इसी तरह से अगर आपका बैलेंस उनका स्पेसिफाइड क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है उससे कम हो जाता है, या बैलेंस से कम हो जाता है, बैंक बैलेंस आपका सेविंग्स अकाउंट वगैरह, उस केस में बैंक्स आपके चार्जेस लगाते हैं, मिनिमम बैलेंस फीस, इवन दैट इज बीइंग वेव्ड फॉर दिस पीरियड। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि दे विल बी रिड्यूस बैंक चार्जेस फॉर डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शंस फॉर ऑल ट्रेड फाइनेंस कंज्यूमर्स। इसका भी अलग से आई थिंक दे विल बी कमिंग आउट विद अ नोटिफिकेशन, यू कैन टेक, मैंने देखा नहीं है कि वो आई है या नहीं अभी। कुछ और रिलीफ्स उन्होंने दी हैं, व्हिच आर दिस रिलीफ्स, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, यहाँ भी उन्होंने कहा है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स for various compliances and procedures will be given and detailed notifications will be issued. इन्होंने कुछ इशू भी करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वगैरह ने, ऑब्वियसली वो जनरल इंडस्ट्री वगैरह के, नॉट गोइंग इनटू दोस डिटेल्स। तो सवाल एक अब आता है कि ये सब हमने देख लिया, डेट्स काफी एक्सटेंड हो गई हैं, कुछ केस में एडिशनल एक्सटेंशंस हैं, वो सब हैं, तो कर तो लिया, तो क्या करना चाहिए? क्या आराम से बैठे रहना चाहिए और इन डेट्स की वेट करना चाहिए? आई थिंक not even one of the almost 100 participants will want to do that. हम कोशिश करेंगे जो जो काम हम टाइमली अभी कर सकें वो करते रहें, और जो नहीं हो सकता उसी के लिए रुके, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सारी एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी है, पाइल अप हो जाएंगी, और ना सिर्फ ये आपके पिछले साल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगले इस लास्ट क्वार्टर के मार्च वाला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जून का क्वार्टर एंड करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, कैसे पुल करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या अगर कुछ कंडीशनल लॉकडाउन हमारा खुलता है, सीए फर्म्स वगैरह को भी, या कंपनीज को, आईटी कंपनीज वगैरह को जो ये कुछ एक्सटेंड तक खुलने की इजाजत देने जा रहे हैं 20th of अप्रैल से, तो उस केस में हमें बेनिफिट लेना चाहिए, और वर्क फ्रॉम होम हम जितना कर सकते हैं वो करते रहें, दैट इज बेटर। टैक्सेस टाइम पे डिपॉजिट करते रहें, अदरवाइज हमें इंटरेस्ट लगेगा। कंसेशनल भी आप obviously क्यों देना चाहेंगे अगर फंड्स आपके पास हैं, but at least we should be aware, we should be able to tell our management that these are the due dates, extended due dates, these are the conditional extensions for tax, at least some time पे डिपॉजिट कर दें, और कोशिश करें ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनको टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें, अदरवाइज आपकी हालत 30th of June के आसपास कुछ इस तरह से हो सकती है।
So that was all I wanted to share with you regarding these extension of due dates वगैरह. अब हम रतन जी से मैं बोलूंगा कि हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं. ऑडियो मैं सर क्वेश्चन आंसर लेते हैं वन बाय वन. तो ऑडियो हम एक एक करके ओपन करके अपना क्वेश्चन पूछ लें, या चैट बॉक्स पे शुभम इफ यू कैन रीड आउट दिस क्वेश्चंस तो मैं एक एक का आंसर करूंगा. तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं. चैट वाला ऑप्शन इसलिए बेटर है कि बहुत ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज लोग एक साथ बोलने लगते हैं तो कोई सुन नहीं पाएगा. ठीक है, चैट वाले से उठा लेते हैं ना. राइट, चैट वाले से कर लेते हैं, और उसके बाद फिर टाइम बचेगा तो थोड़ा सा हम ऑडियो वाले भी ले पाएंगे. थोड़ा सा वैसे भी ले लेंगे, बाय रेजिंग ऑफ हैंड भी ले लेंगे, कोई दिक्कत. ठीक है, ठीक है. अभी सर पहली क्वेरीज है, मैं ले रहा हूँ. Whether TDS deposit due date for the month of March 20 has been extended, ये पूछा है हमारे इंद्र को अरोड़ा जी ने. देखिए, मैंने बताया मार्च की जो ड्यू डेट होती है, आपको पता है कि चाहे वो सैलरी का है चाहे नॉन सैलरी है, 30th ऑफ अप्रैल होती है. यहाँ में एक महीने का 30 डेज का टाइम मिलता है, तो 30th ऑफ अप्रैल ड्यू डेट है. 30th ऑफ अप्रैल तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. 30th ऑफ अप्रैल के बाद आप अगर 1 मई को डिपॉजिट करेंगे तो फिर आपका वही 9% के हिसाब परसेंट पर एनम के हिसाब से या 0.75% पर मंथ के हिसाब से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा. लेट फी, पेनल्टी वगैरह वो सब प्रोसिक्यूशन वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा. इसलिए 30th ऑफ अप्रैल तक कोशिश करिए डिपॉजिट करने की. अगला है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने, ये है आशीष लखोटिया जी पूछ रहे हैं जी, ESI फरवरी की भी डेट 15 मई है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं. फरवरी का नॉर्मली हमें मार्च में करना होता है, तो वो 15 अप्रैल तक एक्सटेंड हुई थी फरवरी वाली. ठीक है सर. इंश्योरेंस डेट आल्सो चेंज टू अप टू 3rd मई. इंश्योरेंस का मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर कोई उन्होंने चेंज किया है. अभी तो उन्होंने जो मैंने आपको डेट्स बताई थी वही डेट्स उन्होंने स्पेसिफाई की थी, उसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज एज ऑफ नाउ. ये है हमारे मोहन शर्मा जी पूछ रहे हैं, वेदर एक्सटेंडेड ड्यू डेट इज द ड्यू डेट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आल्सो. वेदर ड्यू डेट इज ड्यू डेट फॉर रिपोर्टिंग. नहीं, उसमें अगर डिलेज हैं, उसमें बेसिकली डिलेज हैं, तो अगर डिले है तो डिले का आपको पीरियड बताना है, तो वो पूरा पीरियड बताना है. एक दिन भी अगर ऊपर हो जाएगा तो आपको, अगर 40 दिन की टोटल डिले हो गई ओरिजिनल ड्यू डेट से, मतलब इसको जहां ज्यादातर 3B के जैसे डेट है, वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट नहीं है. उन्होंने आपको सिर्फ अलाउ किया है उस डेट तक फाइल करना, तो अगर आपने उस तक फाइल कर दिया तो कंप्लायंस है. अगर आपने लेट कर दिया, एक दिन भी लेट कर दिया, तो पूरा पीरियड है ओरिजिनल ड्यू डेट से वो आपको रिपोर्ट करना है. एक हमारे विक्रमजीत सिंह जी लिख रहे हैं, वेदर डोनेशन टू चीफ मिनिस्टर कोविड-19 रिलीफ फंड इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन अंडर 80G, ऐसा पूछ. 80G में सीएम रिलीफ फंड का आपको लिमिट्स एक बार चेक करना पड़ेगा. मैंने जो बताया था, मैंने CSR एक्सपेंडिचर का बताया था कि CSR एक्सपेंडिचर में अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस एंटरप्राइज करता है CSR एक्सपेंडिचर, कंपनी से करती है, तो उस केस में सीएम रिलीफ फंड इंक्लूडेड नहीं है. डोनेशंस के लिए 80G में तो एलिजिबल है, उसमें लिमिट प्लीज एक बार चेक कर लीजिए. हमारे विक्रम जी का जवाब भी दिया है राजीव जी ने, आंसर इज नो, ओनली PM केयर फंड डोनेशन अंडर CSR इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन. तो आगे विक्रमजीत जी, देयर इज स्पेसिफिक क्लॉज व्हिच टॉक्स अबाउट डोनेशन टू चीफ मिनिस्टर फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डज नॉट फॉल्स इनटू दैट क्लॉज, योर कमेंट प्लीज. मैं एक बार इनको बोलिए, थोड़ा सा इलैबोरेट करें. इनका जवाब दिया है इन्होंने, इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट FAQ टू PM केयर फंड दैट पेमेंट टू CM फंड इज नॉट एलिजिबल, आवर पेमेंट टू स्टेट डिजास्टर फंड इज एलिजिबल. इनका ये जवाब दिया है. नहीं, ये तो मैंने बताया था ना कि CSR के लिए मैंने बताया था, जो डिजास्टर रिकवरी में आप वाले जो अथॉरिटी है उसको पे करेंगे, दैट इज इंक्लूडेड इन CSR. CM रिलीफ फंड है वो आपके CSR में इंक्लूडेड नहीं है. 80G इज डिफरेंट. अब मैंने तो जो बताया था आपको फंड का बताया था, 80 है, तो 80G में आप एक बार चेक कर लीजिए कौन सी लिमिट में कौन सा. एक राजीव जैन जी पूछ रहे, कैन वी पे एडवांस टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 अप टू 30/6/2020 एज एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स? सर, मैंने बताया है जो आपकी ड्यू डेट्स हैं आपको उन्हीं तक डिपॉजिट करना है. उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है आप कर सकते हो 30 जून तक, लेकिन ब्याज लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा. ओके, ठीक है ना. जयप्रकाश जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट दोस डिलेज व्हिच आर ऑलरेडी लेट एज ऑन डेट ऑफ लॉकडाउन, स्टिल डिले, इफ TDS रिटर्न फॉर
3 etc. और GST returns for January 20 and February 24 was still not filed as on date of lockdown. Whether this lockdown, ये तो शायद आपने बता दिया आपने उसमें ना। उसमें कोई रिलीफ नहीं है। पीरियड की ड्यू डेट्स निकल चुकी हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। सॉरी, मतलब जितने दिन डिले हो रहा है उतने दिन का लेट चार्जेस लगेंगे इवन लॉकडाउन पीरियड के बीच का। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं। ये तो ललित जैन जी पूछ रहे हैं 15 डेज एक्सटेंशन क्या मतलब, समझे नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं ललित जी। एक बार दोबारा अपना वो चार्ट में लिख देंगे, नेक्स्ट ले लीजिए। ललित जी अगर आप सुन रहे हैं तो दोबारा लिख दीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। 15 डेज एक्सटेंशन आपने क्वेश्चन मार्क किया, समझ नहीं पा रहे क्या पूछना चाह रहे हो आप। और कुछ क्वेरीज हैं? एक मिनट सर, मैं वही चेक कर रहा हूँ। शुभम आप भी देख सकते हो। MSME रिटर्न फाइलिंग डेट एक्सटेंडेड अंडर MCA, ऐसा पूछा है सर क्या? MSME 1 जो फाइल करना है उसकी डेट भी एक्सटेंड की गई है। मैंने उसको अभी कंपनीज एक्ट में अभी कवर नहीं, उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है, प्लीज कर लीजिए। ओके सर। बैंक लोन इंटरेस्ट एक्सेट्रा डेफरमेंट, ऐसा कुछ समझ नहीं है। टर्म लोन्स वगैरह की आपको पता है क्रेडिट कार्ड ड्यूज की डेट एक्सटेंड हुई है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप टाइमली पे कर दीजिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा। ब्याज की कोई माफी नहीं है, इंटरेस्ट आपको नॉर्मल रेट्स पे लगता रहेगा, चाहे आपका टर्म लोन है चाहे आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स पर्टिकुलरली टाइम पे कर दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 24% या ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। उसमें कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ आपको कहा गया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 महीने बाद दे दीजिए, लेकिन आपको ब्याज लगता रहेगा। तो अगर पैसे हैं तो प्लीज टाइमली डिपॉजिट कर दीजिए। मोहित जैन जी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड, इफ यस व्हिच डेट? इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है एज ऑफ नाउ। ये पूछ रहे हैं सर 197 सर्टिफिकेट फॉर आपके मैंने कहा, बल्कि अगर आपका, जैसे मैंने एक केस में देखा है कि वो अगर आपका ऑफिस बंद भी पड़ा है तो जैसे अप्रैल का है तो पिछले साल अप्रैल में जितना आपका बिल आया था उसके हिसाब से उन्होंने बिल बना के भेज दिया और आपको पे करना पड़ेगा, जबकि आपका ऑफिस बंद पड़ा है। तो वहां या हमारे अनुज सेठी जी पूछ रहे हैं जी, जो सेक्शन 197 में जो सर्टिफिकेट दी है फाइनेंशियल ईयर 21-20-21, कैन वी यूज लास्ट ईयर सर्टिफिकेट? जो लोअर डिडक्शन वगैरह का सर्टिफिकेट शायद उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसके लिए हाँ डेट बढ़ बढ़ा दी है, तो 30 जून तक उन्होंने डेट बढ़ा दी है, और वो आप तब तक नए वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पुराना वाला एप्लीकेबल होगा। उसमें डिटेल्ड एक उनका सर्कुलर है डिपार्टमेंट का, उसको देख लीजिए, उसमें क्लियर कर रखा है अगर आपका पुराना है तो कैसे होगा, नहीं है तो कैसे होगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। नरेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं जी, MCA compliance form pending for last financial years can also be filed without any late fees and penalty। ना अब इसका तो एक अलग ही सर्कुलर आ गया ना, MCA ने दे दिया। हाँ, MCA ने अलग से वो तो स्कीम 30 सितंबर तक, हाँ 30 सितंबर तक स्कीम लेके आए हैं ना, वो तो कर सकते हैं। आई थिंक ये इसका बेनिफिट प्लीज जरूर उठाइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अदरवाइज लिंक फीस वगैरह एडिशनल बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पूछ रहे मोहन शर्मा जी, क्या पूछ रहे? मोहन जी आप पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रहे हो, समझ नहीं पाए आपकी हम बात। हाँ जी मोहन जी, मोहन शर्मा जी, आप म्यूट, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर कोई वैसे पूछना चाहते हैं। मोहन जी आप माइक का आइकन होगा मोहन जी आपका, उस पे आप एक बार क्लिक कर लीजिए। आप लोग भी कर सकते हैं उनको अनम्यूट, नहीं वो नहीं कर पाएंगे, आपको करना पड़ेगा। जय प्रकाश जी कर दीजिए, मैं जब तक कर लेता। मोहित जैन जी पूछ रहे व्हाट अबाउट कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी में क्या? हाँ ये पूछा, मैं समझ नहीं, बस उन्होंने मेरे ख्याल से पेमेंट के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है, वो तो आपको जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। बट वो कस्टम क्लियरेंस में वो 24/7 क्लियरेंस वगैरह वो उन्होंने दिए हैं, और बाकी कस्टम्स के हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं होते, वो स्पेसिफिकली देख लें क्या रिलीज। मैंने उसमें बहुत ज्यादा दिव्या जैन जी आपका जवाब ऊपर दे दिया गया। दिव्या जैन जी ने TDS का ही पूछा था, सुरेंद्र जोशी जी ने भी वही पूछा था। मैं आलोक जी को अनम्यूट कर दिया। आलोक जी कुछ पूछिए आप अपना प्लीज। सर मेरा एक सवाल है कि प्लीज गो अहेड, बोलिए। जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के केस में
नेम अप्रूवल के बाद थोड़ा सा प्लीज बी अ लिटिल लाउडर। लाउडर बोलिए आलोक जी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के केस में 20 डेज का एक्सटेंशन 20 डेज का टाइम लिमिट होता है अप्रूवल के बाद। अब वो 20 डेज लॉकडाउन के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए अलग से कोई एक्सटेंशन आया है या मेल करके मंगवाना होगा एक्सटेंशन? वो मेरे ख्याल से जो स्पेसिफिक हमारा वो एक्सटेंशन मिला है ना कि इन डेट्स के बीच में उसमें आई थिंक कॉल कर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस क्या लिखा है सर? हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी एक मिनट। हाँ रतन जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ राजीव जी, ये जो 3B के अगेंस्ट में जो टैक्स जमा कराना होता है मार्च अप्रैल मई का विद इन एक्सटेंडेड ड्यू डेट, तो कैन वी पे इट विदाउट इंटरेस्ट इफ वी फाइल द रिटर्न विद इन एक्सटेंडेड ड्यू डेट? सर मैंने उसमें बताया है 3B में जो 5 करोड़ से कम टर्नओवर है पिछले साल में, उस केस में तो अगर कर दिया आपने, ठीक है जी। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, उस केस में आपको 15 दिन तक जो ड्यू डेट है उसके 15 दिन तक तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद फिर कंसेशन और उसकी जब खत्म हो जाएगी तो पूरे रेट से लगेगा, ब्याज लगेगा 5 करोड़ से ज्यादा वाले टर्नओवर। कम 5 करोड़ से कम होता है तो फिर उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर हम एक्सटेंडेड ड्यू डेट में फाइल कर देते तो, यही है ना? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। यादव जी मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी मोहन जी पूछिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ नमस्कार सबको। राजीव जी मेरा क्वेश्चन ये था कि रिपोर्टिंग जो हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग है उसमें 2 कॉलम होते हैं एम्प्लॉइज की ड्यूज के लिए। एक तो वो ओरिजिनल ड्यू डेट पूछता है, फिर पूछता है कि आपने पेमेंट कब किया है। हाँ। तो उसमें हम ओरिजिनल ड्यू डेट मान लो मार्च के लिए अप्रैल भरते हैं 15 अप्रैल, और फिर एक्चुअल डेट हम 15 मई तक पेमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिक टिक करेगा ना वहां पे। तो वो ड्यू डेट वहां पे जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो मानी जाएगी इस पर्पज के लिए, या ड्यू डेट जो ओरिजिनल ड्यू डेट 15 अप्रैल है वो ही मानी जाएगी? नहीं एक्सटेंडेड ड्यू डेट मानी जाएगी, अदरवाइज तो आपको नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं ना उसका। फायदा क्या है? ये सीपीएफ के लिए जो इनकी टैक्स हुई है वही मानी जाएंगी। हाँ, तो उस केस में हमें सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि ना कि हम उस केस में एक्सटेंडेड ड्यू डेट ही भरें। एक्सटेंडेड डेट ड्यू डेट एक्सटेंडेड ड्यू डेट। हाँ थैंक यू सर। अरोड़ा जी पूछ रहे हैं जी, इज देयर एनी लीगल बाइंडिंग ऑन एम्प्लॉयर टू वेट फॉर एटीसी और एटीडी पेमेंट स्टिल? ये पूछना चाह रहे हैं कि जी क्या उसको वेट करना चाहिए टीडीएस काटने के लिए? मुझे लगता है एम्प्लॉयर तो फरवरी तक ही कंसीडर कर लेते हैं शायद। ये एक्चुअली ना इसके ऊपर मेरा एक अलग है, मैं वही सोच रहा हूँ कि हमारे पास टाइम है कि हम टीडीएस वाले इशू के लिए भी हम अलग से कर लें अभी, या उसको अलग से कवर करें? कितनी देर का है सर? या मैं वैसे ही बता देता हूँ, अभी कोई बात नहीं, वैसे ही बता देता हूँ, अभी सब सवाल भी होंगे लोगों के। देखिए गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि आप 30 जून तक जमा करा दीजिए, ठीक है ना, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए मुश्किल है क्योंकि उसने तो मार्च की सैलरी अप्रैल की तो दे चुका होगा अब तक। जी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एम्प्लॉयज के लिए इन्वेस्टमेंट्स अगर नहीं करी है तो एटलीस्ट वो 25, 26, 27, 28 तक कर ले और एम्प्लॉयर को दे दे, एम्प्लॉयर उसको कंसिडर कर ले और टीडीएस कम जमा करा दे, और टीडीएस जो ज्यादा काटा हुआ था पहले डिक्लेरेशन के बेसिस पे उसको वो रिफंड कर दे बाद। ओके। या तो मैंने कहा या तो ऑलरेडी ये चीजें लोग 31 तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कोई बात ही नहीं है, उसकी बेसिस पे जमा करा दीजिए, अप्रैल तक जमा कराएंगे। अगर इन द मेन टाइम 30th अप्रैल तक कोई एम्प्लॉय डिपॉजिट कर देता है, आप उसको बेनिफिट दे दीजिए, टैक्स कम जमा कराइए 30th अप्रैल तक और उतने अमाउंट का उसको रिफंड कर दीजिए, ये कर सकते हैं। और अच्छा जी, हाँ बताइए। नेक्स्ट हमारे सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी सर एक और क्वेश्चन है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज डन अंडर द न्यू फॉर्म स्पाइस प्लस नो जीएसटी वाज अलॉटेड टिल नाउ, सो शैल वी वेट फॉर allotted by MCA or apply the GST number as GST site? MCA पे ये क्वेरी करके एक बार चेक कर लें, वो गाइड करेंगे। प्रिंस वाधवानी पूछ रहे हैं जी, can TDS certificates be issued within 15 days of filing TDS returns? देखिए ये बात सही है कि TDS सर्टिफिकेट्स 15 डेज का टाइम होता है,
लेकिन इन्होंने दोनों की डेट बढ़ा दी है, मतलब वो उसको भी आप एक्सटेंडेड ड्यू डेट से नहीं ले सकते, तो दोनों की डेट उन्होंने कहा है आप इस डेट तक भी करें नहीं है, तो इसलिए 15 डेज नहीं मिलेगा। दोनों फैसिलिटीज आपकी 30th ऑफ जून तक आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, चाहे इशू ऑफ सर्टिफिकेट है चाहे फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। अलग से गवर्नमेंट इसकी अगर डेट बढ़ाएगी तो है, बट एज ऑफ नाउ दोनों की सेम। चलो सर, मोहित जैन जी पूछ रहे हैं फॉर फाइनेंशियल 19-20 वेदर एटीजी कैन बी डन बाय 30th जून। एटीजी में भी 30 जून तक कर सकते हैं शायद, कोविड-19 का तो कवर किया है ना इन्होंने। कर सकते हैं 30th ऑफ जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई डोनेशंस वगैरह दे सकते हैं एटीजी की, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, केयर फंड वगैरह में आप कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्योंकि अगले साल से जो अब साल शुरू हो चुका है 2021, यहाँ हमारा जो टैक्सेशन स्कीम है, दो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, एक ओल्ड स्कीम में करने का, एक न्यू स्कीम में करने का। क्या है जी, या अभी करना चाह रहे हैं 30 जून तक, तो उस केस में अगर आप न्यू वाली स्कीम में जाते हैं जहां आप उनका डिडक्शंस का बेनिफिट ही नहीं ले सकते, तो इसलिए जरूरी है कि आप पिछले साल में करें उसको, अदरवाइज आप डोनेशन भी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस सुखविंदर मनास जी आप खुद ही पूछ लीजिए सर। शुभम इनको सुखविंदर unmute जी कर का दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए जरा। जी मनास साहब आप पूछ लीजिए, आपका काफी लंबा चौड़ा क्वेरी है, आप पूछ लीजिए, वैसे ही पूछिए आप। हेलो हेलो, मनाज जी, जी की बोलिए। आवाज आते हैं, जब तक मैं राजीव जी से एक सवाल पूछ लूं यादव जी। हाँ पूछिए, पूछो पूछिए। पूछो। सर पूछिए। राजीव जी, एटीसी की हम अभी इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं पे कर पाए, लोग कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाए, क्या वो जून में एटीसी की अदर डिडक्शंस के लिए? आप कह रहे हैं कि आप 31 मार्च तक नहीं कर पाए, आप 30th जून तक क्या कर सकते हैं, यही पूछ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 30th ऑफ जून तक आप पे कर सकते हैं। और अगर जो वो वाला सवाल था कि एम्प्लॉयर मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा क्योंकि उसको तो सैलरी पे करनी थी, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी आईटीआर फाइल करिए, उनको क्लेम करिए, रिफंड बनता है तो रिफंड ले लीजिए, वो भी कर सकते हैं। रिफंड भी बन सकता है, कुछ आपकी जो अदर इनकम्स हैं उनके बेसिस पे आपका टैक्स और बनता है, उससे भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सुखविंदर मन्नास जी पूछ रहे हैं सुखविंदर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं सर से। मनास साहब सुन रहे हैं क्या? तो मनास जी पूछ रहे हैं जी, व्हेन द लास्ट डेट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर एटीसी इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल 19-20 हैज बीन एक्सटेंडेड, हाउ कैन वी precisely quantify TDS liability of the employees from salary in case now investment has been made by the employees after TDS has been withheld and deposited, then only option left with employees will be to claim refund। अच्छा, इन्होंने तो खुद ही बता दिया। चलो हाँ, ये तब से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीजों के लिए आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे पीपीएफ में और कन्या सुकन्या समृद्धि स्कीम कुछ ऐसी है, स्मॉल सेविंग स्कीम, उन्होंने कहा है आप 30th ऑफ जून तक, लेकिन एक ही बार करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 एक बार डिपॉजिट कर दिए, 20,000 एक बार कर दिए, तो 10,000 मतलब आपको एक ही बार में जो 19-20 की इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ही बार में करनी है। एक बार में करके आप उसका बेनिफिट 19-20 में ले सकते हैं। और बल्कि मैं तो कहूंगा कि कहीं आपको कंफ्यूजन भी है कि आप क्लेम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या आपको 19-20 में, तो आप डिपॉजिट कर दीजिए। बाद में अगर आपको लगेगा 19-20 में नहीं चाहिए, तो आप उसको 2021 में उसका बेनिफिट ले लेना, 2021 ठीक बात ले सकते हैं। तो ये सब हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं, अभी डिपॉजिट कर दें। लेकिन 19-20 के लिए पीपीएफ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही बार में डिपॉजिट करें जो आप 19-20 में क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि अगला डिपॉजिट जो होगा आपका होगा वो 2021 के लिए माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर दिया, 60,000 आप इस साल में क्लेम कर लें, 40,000 अगले साल में क्लेम कर लें, नहीं होगा। वो डिपॉजिट आपको अलग अलग करनी पड़ेगी।
ये क्या लिखा है सर? व्हाट अबाउट डिले इन FCGPR? एनी एक्सटेंशन क्या है जी FCGPR? फॉरेन कंट्रीब्यूशन कुछ है क्या? यतिन कुमार जी पूछ रहे हैं। फुल फॉर्म बताएं। Co-current audit report. हाँ जी, Any does any bank extend time for filing co-current audit report? वो तो बैंक से आपको पता लगेगा, उसमें तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है सर। Difficult for employees to file their income tax returns by 31 July, the normal deadline of more individuals to file ITRs if they get their salary TDS certificate as 30 June. Consequently, it is likely that अच्छा ये तो आंसर है सर। Interest on PPF is allowed up to deposit of 1,50,000. What will be the position of 3 lakh? Is the deposit for both the years at the time of April 2020? No. 3 लाख उन्होंने जमा कराया तो ऑब्वियसली वो अलग अलग कराना पड़ेगा, और यहाँ उन्होंने वो आपसे जो PPF करेंगे, आपसे अंडरटेकिंग भी लेंगे कि आपकी साल की जो लिमिट है वो एक्सटेंड तो नहीं हो रही, तो वो आपसे अंडरटेकिंग भी ली जाएगी। तो आपको देखना है, अगर आप 50,000 ऑलरेडी जमा करा चुके हैं तो अब 1 लाख से ज्यादा कराएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा 1920 में फाइनेंशियल ईयर में, तो इसलिए आप उसी हिसाब से जमा कराएं। सर और किसी की कोई क्वेरी? एक परवेश आर्य जी पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन PPF इज अलाउड अप टू डिपॉजिट ऑफ 1,50,000. व्हाट विल बी द पोजीशन इफ 3 लाख इज डिपॉजिट और बोथ द इयर्स एट ए टाइम इन अप्रैल 2020? ओके, तो ये तो दोनों का अलग अलग मिलेगा। इंटरेस्ट तो मुझे लगता है दे ही दिया बैंक ने ना, PPF ने पहले ही मार्च में दे ही दिया, इंटरेस्ट तो क्रेडिट कर ही दिया। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये कह रहे हैं कि PPF में जो इंटरेस्ट, मान लो ये 1.5 लाख रुपए इन्होंने 19-20 फाइनेंशियल ईयर का जमा कर दिया, डेट 20-21 का कर दिया अभी, तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट तो अगली बार देगा बैंक लास्ट में जाके, तो उस इंटरेस्ट को हम किस साल में ले जाए? यादव जी वो क्वेश्चन नहीं है शायद। क्या यादव जी? हाँ जी, हाँ जी बताइए। क्वेश्चन ये नहीं है शायद उनका क्वेश्चन ये वाला है कि PPF में आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो PPF में अलाउड ही नहीं होता। तो उनका क्वेश्चन शायद ये है कि अगर 19-20 का मैंने जमा नहीं किया था, अभी डेट एक्सटेंड होगी, मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने 19-20 की इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1.5 लाख तो अभी जमा करा दिया, और 1.5 लाख मैं के लिए भी करवा सकता हूँ, तो मेरे ख्याल शायद नहीं हो सकता वो, क्योंकि PPF की जो कर सकते हैं नहीं सर, वो चाहे आपका एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा एक्सीड हो रहा है, गवर्नमेंट ने प्लीज लिसन उसका बेनिफिट दे दिया है कि 1 साल में अगर आप ज्यादा भी डिपॉजिट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो पर्टेन कर रहे हैं 2 सालों को, तो दैट इज अलाउड, कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 19-20 में हम लोग 3 लाख कर सकते हैं, सॉरी 20 राइट। इफ इट पर्टेन्स टू 2 इयर्स, सवाल नहीं पूछ रहा सर, वो इंटरेस्ट 1 साल से आपकी लिमिट अगर ज्यादा एक्सीड हो रही है। हाँ जी सर, वो डिफरेंट इंटरेस्ट क्वेश्चन का है पूछ रहा हूँ, सर, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। वो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है? ये ब्रजेश कुमार जी भी पूछ रहे हैं, देयर इज नो एक्सटेंशन फॉर फॉर्म FCGPR। चलो अच्छा, इन्होंने यतिन जी के उस सवाल का जवाब दिया कि FCGPR हम तो समझ नहीं पाए क्या है, ब्रजेश जी ने जवाब दे दिया कि इसकी डेट की कोई एक्सटेंशन नहीं है। चलो ये सब क्वेश्चन हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। अगर कोई बाई रेजिंग ऑफ हैंड्स कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अभी एक बार यतिन शुभम सबको अनम्यूट कर दो, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। जस्ट अ सेकंड, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्लोज करेंगे। सभी लोग अनम्यूटेड हैं। डिपार्टमेंट जो खुलेंगे उसमें भी हाथ खड़ा करके आप रेटिंग ऑफ हैंड से पूछे प्लीज। दूसरा स्टाफ होता है ना इसका, उसको 30% एक एक करके बोलिए ताकि हम समझ पाए प्लीज। यतिन जी बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज एक एक करके। ठीक है कि ये चीजें कंफ्यूजिंग है कि क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। बाकियों को म्यूट कर दो यार। कुमार जी बोल रहे, बताइए। हेलो, हेलो, ठीक हो? हाँ जी अनुज जी बताइए आप। अनुज जी सुन रहे हैं? हाँ जी सर आ रही है आवाज? हाँ जी पूछे। हाँ जी आ रही है, पूछे क्या पूछना था? सर बस एक क्वेश्चन था, जो लोअर डिडक्शन वाला सर्टिफिकेट आपने बताया था 197 का हम यूज
कर सकते हैं जी फॉर जी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर उसमें जैसे क्लाइंट की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है लास्ट ईयर की, तो क्या हम उस लिमिट के बाद भी यूज कर सकते हैं? क्योंकि उसमें एक अमाउंट डिफाइंड होती है कि इतने तक हम यूज कर सकते हैं, वो लिमिट हमारी क्रॉस हो चुकी है उस ईयर में, लास्ट ईयर में। अब आपको क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए लेना है ना, हाँ जी, ऑब्वियसली next year दे के लिए विल अलाउ। बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा वो लिमिट तो उस साल की थी ना, अब ये लिमिट हाँ तो जी, अगले साल बिल्कुल। के लिए अब आप यूज करना चाह रहे हैं, आप कर बिल्कुल, सकते हैं। और प्लीज डिटेल्स सर्कुलर कर लिए, प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड है उसमें सारी चीजें। ठीक है। और 30 जून से पहले पहले बस मुझे वो नया फॉर्म डालना पड़ेगा उसमें, पोर्टल पे। यस फॉर्म 30। ठीक ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू एनीवन सर। एल्स प्लीज रेज Thank you. योर हैंड, तो हमें पता रहेगा प्लीज कौन है ये हाथ खड़े कर रहे हैं जो। कर मंजू दिया शर्मा सर। जी, मंजू शर्मा जी को अनम्यूट करना जी। हाँ जी कर दिया मंजू जी। हेलो मंजू जी सर। पूछिए। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। सर जो हाँ मैडम एमसीए की एनुअल रिटर्न्स की ड्यू डेट थी फाइनेंशियल 18-19 की, अक्टूबर नवंबर 19, वो आप कह रहे हैं उसके भी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट अगर अब हम रिटर्न फाइल करें एनुअल रिटर्न लास्ट ईयर की, तो उसमें लेट फीस नहीं लगेगी? ना ना, वो तो एमसीए का एक पूरा सर्कुलर आ गया ना, स्कीम ही आ गई उनकी पूरी, एक सितंबर तक डेट दे दी तो ना जो उन्होंने। चीज मैंने covered है, एक क्लाइंट की अभी सर एक क्लाइंट की फरवरी में फाइल की थी, तो उसमें लेट फीस 25,000 लगी थी जो पेनल्टी लगती है। अब अगर फाइल हो किसी की तो अब नहीं तब लगेगी? तो स्कीम नहीं, हाँ अब नहीं लगेगी, तब तक तो अब स्कीम नहीं किसी थी की ना, नहीं अब नहीं लगेगी। लगेगी, अब किसी की नहीं फिर भी लगेगी। स्पेसिफिकली आप देख लीजिए उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है एनुअल फाइल। मंजू जी का हाँ, उसमें मेरे ख्याल से इंक्लूड। हेलो सर, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है मंजू जी, आ आ रही रही है है। मैडम। सर यही क्वेरी थी बस मेरी। चलो ठीक है। हाँ ठीक एनीवन है, मैंने एल्स? वही कहा सर्कुलर में और डिटेल्स में चेक कर मतलब मंजू लीजिए जी अगर की एनुअल फाइल क्वेरी को मैं अगर एलोबरेट करूं कि इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई पुराने रिटर्न्स भी फाइलिंग ड्यू पेंडिंग पड़ी हैं 3 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, वो भी अब फाइल कर सकते हैं इस स्कीम में, एमसीए में। जी जी जी। राजीव सिर्फ जी। इसमें चार्जेस वगैरह जो क्रिएट हुए हैं ना वो नहीं होंगे, बस उसका एक स्पेसिफिक डिटेल सर्कुलर है, वो या तो मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, उसका पूरा बड़ा लंबा चौड़ा सर्कुलर है। एक बार कुछ मैं विजिट हो गया मीटिंग से। कोई और भी है? क्या एक कह सर रहे हैं मेंबर्स की जयप्रकाश जी? रिक्वेस्ट है कि आपकी ये पीपीटी भी शेयर हो जाएगी मेंबर्स को। बिल्कुल राजीव सर, जी मैं की पीपीटी भी शेयर हो जाएगी, काफी मेंबर्स मांग रहे हैं, बीच में कईयों के मैसेज। और कोई नहीं है तो हम एग्जिट खत्म करें मीटिंग को। बिल्कुल सर, नाउ इट इज ओवर। मुझे लगता नहीं अब कोई पूछ रहा है, सबके जवाब भी हो गए। ठीक है। और मैं फिर राजीव से आपका धन्यवाद करता हूं पूरी वेबटेल टीम का, और राजीव जी का, जिन्होंने ये सारी डेट्स जो एक्सटेंड हुई है, स्टैट्यूटरी डेट्स, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके सब मेंबर्स को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया। नहीं तो बड़ा थोड़ा सा ऐसा होत-पोत जैसा हो गया था, कौन सी बढ़ी क्या नहीं बढ़ी। और ये बड़ी क्लैरिटी से अब मेंबर्स को हो भी गया, और हम प्लान भी कर सकते हैं